नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। उसमें महत्वपूर्ण अध्याय आपका एक पाठ है सीडीपी, ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो यहाँ पर आपको 30 प्रश्न रहेंगे, चाहे आप 1 से 5 का शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे हैं, चाहे आप 6 से 8 का शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे हैं। तो सीडीपी में आप 30 में यदि 20 से में 25 अंक लाना चाहते हैं तो आपके लिए मूल मंत्र है कि आप देखिए यहाँ पर जो है बाजारों किताब नहीं खरीदेंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप जो है यहाँ पर विभिन्न राज्यों का प्रैक्टिस सेट बना लीजिएगा, ठीक है। विभिन्न राज्यों में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में बाल विकास से प्रश्न पूछे गए हैं, उसको आप यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर अप कर लीजिएगा, ठीक है। यदि आपको मिल जाता तो अच्छा बात है, नहीं मिल पा रहा है तो हम यहाँ पर आपको सारे राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नों का समावेश कर रहे हैं और आपको इसमें डेली तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपको चाहे वो सीडीपी हो, चाहे आपको हिंदी हो या इंग्लिश हो या सामाजिक विज्ञान या भाषा, कोई भी चीज़ हो, तो इसी तरह से आपको प्रश्नों का प्रीवियस ईयर सारा कुछ करवा रहे हैं। और साथ में देखिए जो जैक की किताब है ना, जेसीईआरटी का, वहाँ से आपको हिंदी का पूरा ग्रामर, वहाँ पर आपको सामाजिक विज्ञान का टोटल नोट्स और विज्ञान को और गणित को टोटल कवर अप देखिए इस तरह से करवाया हुआ है ना कि आप एक बार जब जुड़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न क्या पढ़ा जाए। नहीं तो देखिए आप किताब बाजारू ले लीजिएगा, आपके दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर आपको क्लास, साथ में क्लास भी आपको हम दे रहे हैं, और नहीं तो आप रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ से ले लीजिए। टॉपिक वाइज आपका सारा रिकॉर्डेड वीडियो बना हुआ रहेगा। और अभी तो आपको क्लासेस ज्वाइन करवा देंगे। सिर्फ और सिर्फ देखिए 100 विद्यार्थियों के लिए ऑफर है 500 रुपये में। तो अभी आप जुड़ते हैं तो आपको सिर्फ 500 रुपये में सारी क्लास, सारे सब्जेक्ट का नोट्स और सारे क्लासेज का वीडियो, साथ में बात करने की सुविधा, सब कुछ आपको यहाँ पर समझिए तो 500 रुपये फ्री में दिया जा रहा है। तो आप इतने अगर पैसा खर्च करके यहाँ पर जेटेट में एक अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपको लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ आकलन में भी हूबहू नोट्स हमारे भिड़े हुए थे। आकलन में आपको बता दें हूबहू हाथ का लिखा हुआ नोट्स किसी भी प्रैक्टिस सेट में नहीं भिड़ा था। तो आप सभी अभी के अभी जुड़ जाइए। हम आपके लिए जो है सीडीपी का क्लास 6 लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। इसके पहले यदि आपने इसकी क्लास 1, 2, 3, 4, 5 को नहीं देखा है तो आप अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो इसके पहले 5 क्लास हुए हैं, उस 5 क्लास से आपको बता देते हैं लगभग 10 प्रश्न आपके एग्जाम में पक्के छपेंगे, ठीक है। 10 प्रश्न आपके एग्जाम में पक्के छपेंगे। आप इसके पहले 5 क्लास को देख लीजिएगा। आज 6ठा क्लास है और देखिए इसमें केवल हमने वैसे ही प्रश्नों का समावेश किया है, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स आप जो देख रहे हैं, इसका रीजन है कि विभिन्न राज्यों में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में आए हैं और वैसे प्रश्न जो बार बार सीडीपी में इसी से आधारित पूछे जाते हैं, उसी का सिर्फ मात्र कलेक्शन किया गया है। तो ऐसे सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप अवश्य देख लीजिएगा। ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न, मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्र इससे संबंधित है, आपको बताना है, ठीक है। ये यूपी टेट का प्रश्न है और ये सीजी टेट का प्रश्न है, ठीक है। दोनों जगह पर ये प्रश्न आए हुए थे, इसी का कलेक्शन हमने आपको यहाँ पर कर दिया है। तो सारे राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का हल प्रश्न पत्र देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। और यहाँ हो सके तो सारी क्लासेज को एक बार अवश्य ज्वाइन करके पढ़िएगा। या एग्जाम से 2-3 दिन बचे तो आप यहाँ से इसका नोट्स लेना कभी भी नहीं भूलिएगा, जो कि आपके लिए रामबाण काम करेगा, क्योंकि सारा चीज़ आपका जैक मॉडल पर आधारित किताब पर है। तो इसका ऑप्शन है समझ बढ़ाने की तकनीक से, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, ठीक है। देखिए मन का मानचित्रण संबंधित है, यही प्रश्न आया हुआ था। तो मन का मानचित्रण का मतलब होता है कि किसी बच्चे के मन को देखकर, उसके कार्य करने में लगे हुए मन को देखकर आप जो पता कर पाते हैं वही मन का मानचित्रण है। मतलब उसके मन, उसके विचार के मानचित्र को आपके बीच कैसे उतर रहा है, ठीक है। तो इससे मन का, किसी का विचार, किसी का व्यवहार देखने और उसके लगनशीलता को देखने के आधार पर आप क्या पता कर पाते हैं उस बच्चे का। तो उस बच्चे का आप पता कर पाते हैं उसकी क्रियाशीलता और अनुसंधान, ठीक है। उसकी क्रियाशीलता और अनुसंधान यानी वह बच्चा जो है कितना क्रिएटिव है। उसके मानचित्र को पढ़ने के बाद, बच्चा के सभी के दिमाग देखने के बाद, हाव भाव देखने के बाद
हम उसकी एक्टिविटी, ठीक है, क्रियाशीलता और रिसर्च मतलब क्या अनुसंधान कर सकता है, इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो मन का मानचित्रण का यहाँ पर मतलब हो गया कि मन की क्रियाशीलता और अनुसंधान से संबंधित होगा उस बच्चे का। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक बच्चा, देखिए यही प्रश्न है, एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे। देखिए ऐसा ही प्रश्न आपको पूछा जाता है, ऐसा ही प्रश्न। इसमें क्या होता है, तो शिक्षक का 100 विवेक होता है, शिक्षक का 100 विवेक होता है। सभी प्रश्न का आंसर इसमें ऐसे लगेंगे जो कि सही है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई भी इसमें गलत है। लेकिन ऑथेंटिक क्या हो सकता है, वहाँ पर आपको पहुँचना है मेरे प्यारे शिक्षक बंधु। ठीक है, तो जो शिक्षक जैसे प्रवृत्ति के होंगे वैसा ही टिक इसमें कर बैठेंगे। ठीक है, तो एक बच्चा प्राय अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है आप बच्चों को सजा देंगे। तो जो शिक्षक ऐसा काम कर रहे होंगे कि बच्चा झगड़ता है तो ओकरा काम मुर्गा बनाते होंगे या छड़ी से पीटते होंगे या उसको यहाँ पर जो है बेंग मेढक बना के चलवाते होंगे, यानी सजा जो देते होंगे वो तुरंत टिक कर देंगे, मार दो, बच्चा को सजा देना होगा। ठीक है, चलिए ये ऐसे गलत है। दूसरा, आप बच्चों को विद्यालय से निकाल देंगे, तो जो शिक्षक इस प्रवृत्ति के होंगे वो इसको टिक कर लेंगे कि चलो बच्चा को विद्यालय से निकाल देते हैं जी, बढ़िया रहेगा, लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं होगा, खत्म हो जाएगा उसका बाजार। ठीक है, लेकिन ये भी ऑप्शन गलत है नियम के तहत। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे। ये देखिए जो अच्छे शिक्षक होंगे, जो गुड टीचर्स होंगे, जो बेस्ट टीचर होंगे, वो इसको पकड़ेंगे, पता लगाने का प्रयास करेंगे कि बच्चा आखिर लड़ झगड़ क्यों रहा है। पता लगाने का प्रयास करेंगे कि बच्चा आखिर लड़ झगड़ क्यों रहा है, और जब यह पता चलेगा तो उसके बाद उसको क्या करेंगे, परामर्श देंगे, उसको एडवाइस देंगे, उसको सलाह देंगे, उसको विचार अच्छा देंगे कि जिससे बच्चा सुधर जाए। तो ये राइट आंसर होगा, और ये अगर जो मार रहे हैं वो समझिए कि बेस्ट टीचर हैं। ठीक है, चलिए अगला एक और प्रश्न है, आप उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो बहुत शिक्षक इसको भी टिक कर सकते हैं, इसको भी टिक करेंगे। चलो भाई बढ़िया ऑप्शन दिया है, चाहते हैं कहेंगे कि आपका बच्चा जो है विद्यालय में आकर लड़ता झगड़ता है, उसका शिकायत करके चले आएंगे, तो क्या उससे बच्चे में सुधार हो जाएगी, नहीं। तो ये भी गलत आंसर है, लेकिन मारने वाले चारों में मार देंगे ना। तो ये क्या बता रहा है, शिक्षक क्वालिटी, टीचर क्वालिटी के आप किस स्तर के हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी होता है। ठीक है, चलिए देखिए, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार के देख रेख से सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, व्यक्ति जो है बहुत ही तरीक़ों से सीख रहा होता है, वह जहाँ भी रहता है वहाँ पर सीख रहा होता है। वो क्या है उसका, वे दूसरों के व्यवहार से यदि कुछ देखकर सीख रहा है तो उसको क्या कहा जाता है, सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम या आकस्मिक अधिगम। ठीक है, ये भी जेटेट का आया हुआ प्रश्न है, और साथ में यह जो है आपका यहाँ पर यू टेट का प्रश्न है। किसका है, यू टेट, उत्तराखंड टेट का प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए जिस प्रक्रिया में यहाँ पर पूछा गया है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को, तो व्यवहार कहाँ पर देखा, व्यवहार कहाँ पर ज़्यादा होता है, तो आपके आस पास पड़ोस, यानी आपके समाज में दिखता है। आपके समाज में जहाँ आप रहते हैं वहाँ का जो समाज है, वहाँ बहुत से एक दूसरे से लोग मिलते हैं समाज में, तो वहाँ को देख करके लोग उसका नकल करने लगता है और वैसा वो बनने लगता है ना। तो वो समाज को देख करके सीखता है, इसलिए ये जो चला जाएगा आपका सामाजिक अधिगम में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, सामाजिक अधिगम में व्यक्ति जो है दूसरों के व्यवहार से सीखता है। ठीक है, जैसे एक दोस्त जो है नेता के साथ रहता है, अगर एक दोस्त है किसी का और वह नेता के साथ रहता है, वो नेता नहीं था और बोलता बहुत कम था, लेकिन जब वह लगभग 10, 20, 15 दिन उसके साथ जब अटेंड करने लगता है तो उसके अंदर भी उस तरह का भाव क्या होता है, उसके देख रेख से बोलने चलने वो सीखने लगता है। ठीक है, तो ये सामाजिक अधिगम में चला जाएगा, जिसके कारण बच्चा व्यवहार से सीख रहा होता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है। जब बच्चा 6 से 10 साल का होता है तो वह किस चीज़ में ज़्यादा रुचि लेना प्रारंभ करता है। ठीक है, बीएन टेट बंगाल टेट का है, ओडी टेट उड़ीसा टेट का है, और साथ में आपका यहाँ पर जो है बिहार टेट का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक किस में रुचि लेना प्रारंभ करता है, धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंध में या विद्यालय में, किस में ज़्यादा रुचि लेना प्रारंभ करता है। जो धर्म प्रवृत्ति के शिक्षक होंगे वो धर्म में,
जो यहाँ पर मानव शरीर के प्रति लगाव होंगे वो मानव शरीर में, जो और यहाँ पर जो विद्यालय में लगाव होंगे वो विद्यालय में। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है आपको शिक्षक क्वालिटी के अंतर्गत, तो आप इसमें सही कौन होगा, तो विद्यालय में। क्या होगा, विद्यालय में। यानी 6 से 10 वर्ष का बच्चा सबसे अधिक यदि किसी चीज़ में रुचि लेता है तो वह अपने विद्यालय में रुचि लेता है और वहाँ जा कर के अपने बच्चों के साथ, सहपाठियों के साथ अच्छा अच्छा व्यवहार सीखता है, अपने शिक्षक के साथ मिलजुल के रहता है। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, कौन इंटेलिजेंट बच्चा का लक्षण नहीं है। ठीक है, चलिए एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं और उसको हम लोग यहाँ पर डील करते हैं। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, क्या सही है बताइएगा। तो जो जिस टाइप के होंगे वो ऐसा करेंगे, तो आपके अनुसार क्या सही है। तो बुद्धिमान बच्चा का लक्षण यह नहीं है कि वह लंबे निबंधों को रटने की क्षमता रखता है, ये बिल्कुल गलत है। बुद्धिमान बच्चा किसी निबंध को रटता उठता नहीं है। ठीक है, वो किसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीक़ों से सीखता है, सोचता है और समझता है। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन गलत है ए। अगला, तो इसमें पूछा गया था कि कौन बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, तो ये तो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, नहीं में है, तो ये बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, यानी इसका राइट आंसर तो ए ही होगा। लेकिन और ऑप्शन देखते हैं। वह जो प्रवाह पूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है वह कहीं भी धारा प्रवाह जो है उचित तरीके से किसी चीज़ पर भाषण दे सकता है, वो रटता नहीं है। ठीक है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, ये भी बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। वह क्रिएटिव होता है और क्या करता है, वह सोच सोच कर कोई ना कोई काम करके अपना क्रिएटिव सोच सक्रियता बनाए रखता है और सृजनात्मकता भी यहाँ पर नया नया चीज़ का करते रहता है, ये बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। ठीक है, डी को देखते हैं क्या है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समाजित कर लेता है, ये भी बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। एक बुद्धिमान बच्चा जो होता है खराब से खराब जगह पर भी जाके रह लेता है और अच्छा से अच्छा जगह पर भी जाके रह लेता है, तो ये जो क्वालिटी है ये बुद्धिमान बच्चा का है। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा गया था कि कौन बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, यही प्रश्न था, नहीं है। तो ए जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि बुद्धिमान बच्चा निबंधों को रटने में रुचि नहीं रखता है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगला प्रश्न देखिएगा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। बच्चे जो है दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह इसका श्रेय किसको जाता है, पियाजे को, पावलोव को, कोहलवर को या स्किनर को। ठीक है, तो ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ना, ये बिहार टेट का है। ठीक है, और ये जो प्रश्न है आपका एच टेट का है और ये जो प्रश्न है आपका आर टेट का है। ठीक है, 3 जगह ये प्रश्न पूछा गया है एक एक बार। ठीक, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। तो देखिए यहाँ पर बच्चा से संबंधित बच्चों के विकास से संबंधित यहाँ पर जो श्रेय दिया गया है वो पियाजे का है। जीन पियाजे ने विकास का सिद्धांत दिया, बच्चों के विकास का सिद्धांत दिया। ये 4 सिद्धांत जो दिए गए हैं विकास का सिद्धांत, तो जीन पियाजे का है। उसी में कहा गया है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये जीन पियाजे जी का कहना है। ठीक है, तो ये किसको जाता है, पियाजे को जाता है, न कि पावलोव को, न कि कोहलवर को, न स्किनर को। ठीक है, अगला, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, मतलब साइकोलॉजी के अनुसार, एजुकेशन साइकोलॉजी के अनुसार यहाँ पर कि कौन सा कथन सही है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको देखना है। ठीक है, तो ये प्रश्न कहाँ से लाया गया, तो ये प्रश्न आपको छाटा हुआ प्रश्न है, ये आपको जो है यहाँ पर सीजी टेट और आर टेट का है। सीजी टेट छत्तीसगढ़ टेट, आर टेट राजस्थान टेट में था। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या कहता है कि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगला, विद्यालय में आने से पहले बच्चों का कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। चलिए अगला, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है और बच्चे यथावत वही सकते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में कौन सा कथन सत्य है। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, ये बिल्कुल सही है ना, अपना सृजनात्मकता वो खुद करते रहते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है,
तो ये गलत है, ठीक है। कुछ न कुछ उनको ज्ञान होता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, ये भी बिल्कुल गलत है। जब बच्चा यहाँ पर अधिगम में भाग लेता है तो उसको आनंद मिलता है। क्या मिलता है? आनंद मिलता है, कष्ट नहीं उसको होता है, उसको आनंद मिलता है। 10 बच्चे के साथ मिल करके वो टीएलएम बना रहा होता है, अधिगम कर रहा होता है, ठीक है। तो उसमें आनंद होता है जबकि कष्ट नहीं होता है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, बच्चे अपने आसपास पड़ोस से भी सारी चीज़ों को सीखते रहते हैं, केवल वही नहीं सीखते जो उन्हें क्लास में पढ़ाया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर एक ही आंसर सही है, वो है आपका आंसर नंबर ए। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते रहते हैं, समझिए, ठीक है। हर समय उनका सृजन होते रहता है। अगला प्रश्न है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। कोहल वर्ग द्वारा, एरिस्टन द्वारा, स्किनर द्वारा या जीन पियाजे द्वारा, ठीक है। प्रश्न बता दूं कै बार आए हुए हैं? आर टेट में 2 बार आए हुए हैं, यूपी टेट में 5 बार आए हुए हैं, और सी टेट में तो ये लगभग आपको अब तक बता देते 100 बार भी आया हुआ प्रश्न है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो बच्चों में बौद्धिक विकास, बच्चों के विकास, विकास की अवस्थाओं, ये सारे जो यहाँ पर दिए गए हैं सिद्धांत, वो किसके द्वारा दिए गए हैं? जीन पियाजे के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। तो बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? तो इसमें 4 अवस्थाओं को यहाँ पर जीन पियाजे के द्वारा जिक्र किया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? संवेदी गामिक अवस्था है, फिर है क्या है? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त अवस्था है, अमूर्त अवस्था है। 4 अवस्थाएं हैं। इसमें देखिए डेट के बारे में दिया जाता है, इसमें क्रिया के बारे में दिया जाता है कि संवेदी गामक में बच्चा क्या करता है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या कर सकता है। तो आप देखिए यहाँ पर एक बात आपको हम बता देते हैं, ठीक है। तो आपको तो याद रखना है कि जीन पियाजे का सिद्धांत, जीन पियाजे का सिद्धांत, एक और नहीं तो 2, यहाँ से एक प्रश्न पक्का, एकदम 100%, ठीक है। तो आपको जीन पियाजे का सिद्धांत जो है यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा, और आप वहाँ से देख लीजिएगा सारे जीन पियाजे का। बहुत ही देखिए आपको जो प्रश्न आया है ना, उसी पर आधारित नोट्स आपको मिलता है। बहुत कम प्रश्न आपको हम बता देते हैं, ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा प्रश्न देखने की आवश्यकता नहीं है। बस इंपॉर्टेंट सारे वैसे प्रश्न को देख लेना है जिस टाइप के प्रश्न पूछे आ रहे हैं, और उसी पर आधारित प्रश्न अवश्य आपके एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे। तो वहाँ खाली देख लेना है, ठीक है। तो ये जीन पियाजे का सिद्धांत आपको अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न या नहीं तो हो सके तो 2-3 प्रश्न भी आते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास जो है कभी भी समाप्त नहीं होगा, यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या अंतःक्रिया का सिद्धांत? कौन सा है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है, ठीक है। तो देखिए विकास, एक याद रखिएगा, अंतः संबंध का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत का मतलब कि अंदरूनी सिद्धांत, ठीक है। और निरंतरता का सिद्धांत मतलब जो चीज़ निरंतर हमेशा जिंदगी भर जब तक जिंदा है वो चलते रहेगा, तो उसको कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। एकीकरण, जो सिद्धांत केवल एक ही और का बढ़ावा देता है, एकीकरण करते हैं, ठीक है। अंतःक्रिया का, जो अंदर से क्रिया के अनुसार सीखता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, मतलब कभी समाप्त नहीं होगा, मतलब क्या होगा? निरंतर चलते रहेगा, निरंतर चलते रहेगा, यही ना मतलब हो गया। तो जो निरंतर चलते रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? निरंतरता का सिद्धांत। उसको क्या कहेंगे? निरंतरता का सिद्धांत कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर निरंतरता का सिद्धांत सही होगा, और राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर? यहाँ प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसका मतलब क्या हो रहा है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर। तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया रहेगा तो किस में डालिएगा? निरंतरता का सिद्धांत में डालिएगा। किस में डालिएगा? निरंतरता का सिद्धांत में डालिएगा। एकदम देखिए बारीकी से और बेसिक से कंसेप्ट के साथ केवल आप इसको देखते रहिएगा। इसका नोट्स आपको देखिए, क्लासेज हमारे यहाँ जो चल रही है, पहले आपको ये पीडीएफ हमने दे दिया, उसके बाद क्या किया, उस पर आधारित प्रश्न का यहाँ पर आपको क्लास करवा दिया। उसके बाद भी दिक्कत है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप हमसे बात कर सकते हैं। इस पीडीएफ से संबंधित आपको फ़ोन नंबर भी दिया गया है, ठीक है। बहुत सारी सुविधाएं आपको दी गई है, और जेटेट के लिए तो 101% आपका रामबाण रहेगा। यहाँ पर जुड़ने के बाद आपको कम से कम देखिए 70% से ऊपर मार्क्स आने की फुल गारंटी आपको रहेगा, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही कवर अप करवा रहे हैं, वो भी आपको बेसिक फंडामेंटल से। तो आप अभी का भी वीडियो देखने के बाद अवश्य जुड़ेंगे,
कोई भी इधर उधर क्लास कर रहे हैं फिर भी आप यहाँ से एक बार जेसीईआरटी पैटर्न और विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा को प्रश्न को देखने के लिए अवश्य जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए। अगर आप प्राइमरी का टीचर हैं तो आपके अंदर कौन सी विशेषता होनी चाहिए जिससे कि आप प्राइमरी टीचर का गुण व्यक्त कर रहे हैं। पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा का प्रयोग करना। ठीक है, तो देखिए प्राथमिक स्तर के एक बच्चे हैं तो पढ़ाने की उत्सुकता जो होती है ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे आपके अंदर उत्सुकता है लेकिन बच्चे के अंदर जो होता है वो उत्सुकता आपके अंदर जितनी है वो नहीं होती। वो बच्चा कैसे सीखता है, तो आप अगर सीरियस मूड में सोचिएगा कि हम उसको बहुत सारा चीज़ पढ़ा दें तो उसको आप पिरो नहीं पाइएगा बच्चा को। ठीक है, पिरो नहीं पाइएगा। और आप जब ज़्यादा कीजिएगा तो शिक्षक क्या होते हैं बच्चों से ऊब जाते हैं। क्या होते हैं, ऊब जाते हैं। उनको लगता है कि बच्चा को मैंने ये कहा वो नहीं कर रहा है, उस बच्चे को ये कहा बाएं कहा दाएं जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं बच्चे होते हैं और शिक्षक पढ़ाने की उत्सुकता रखता है तो उसका कोई संबंध नहीं है। उसको आवश्यकता है कि आप बच्चों के साथ मिले रहिए, बने रहिए, घुले रहिए। तो वो कब होगा, अगला ऑप्शन देखते हैं, धैर्य और दृढ़ता। धैर्य और दृढ़ता, ठीक है। तो देखिए ये एक शिक्षक के अंदर गुण होना चाहिए। आप धैर्यवान हो और दृढ़ता मतलब दृढ़ संकल्प के साथ आप काम कर रहे हो। कहने का मतलब कि आप जब विद्यालय में जाएंगे, बच्चे क्लास के हैं तो बच्चे बहुत अधिक क्या होते हैं, शरारती होते हैं। क्या होते हैं, बहुत अधिक शरारती होते हैं बच्चे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर बच्चे शरारती होंगे तो बहुत से शिक्षक जो नॉर्मल टीचर होंगे वो उसको छोड़ देंगे, उसको नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, जो ज़्यादा शरारती कर रहा होता है। और उसके बाद क्या होता है, बहुत लोग जॉब भी छोड़ के चले जाते हैं ना, जो प्राइवेट में होते हैं। बच्चा पढ़ाना नहीं कोई चाहता, बच्चा पढ़ाना बहुत टफ काम। तो बच्चा कैसे सीखता है, तो बच्चा में आप रुचि लीजिएगा और बच्चा में क्या करेंगे, आपको धैर्य और दृढ़ता बनाए रखना है। क्यों, वह बच्चा सीख जाएगा, बहुत अच्छी तरह से सीख जाएगा। आपके अंदर ये गुण अगर है, धैर्य बनाए हुए हैं, तो आप बच्चा को जरूर सिखा लीजिएगा, क्योंकि वह नटखट तो जरूर होगा लेकिन खेल खेल में वह काम करने लगेगा। ठीक है, तो एक प्राथमिक स्तर के अंदर जो है धैर्य और दृढ़ता होना बहुत जरूरी है। विषयों के ज्ञान में दक्षता, ये प्राइमरी शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है, बच्चा को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अति मानक भाषा में बोलना, ये सब कोई गुण नहीं है। ठीक है, चलिए तो आंसर हो गया धैर्य और दृढ़ता। अगला प्रश्न है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। यूपी टेट में 2 बार और एमपी टेट में 1 बार और बंगाल टेट में 1 बार और बिहार टेट में 1 बार। ठीक है, 4 जगह ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है। शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है आपको बताना है। देखिए आप जब विद्यालय में जाते हैं तो विद्यालय में बच्चे क्या कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। तो खेल विधि जो है ये किस पर आधारित है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। आखिर बच्चाओं को जो होता है खेल विधि करवाया जाता है, ये क्या में फैक्टर है, क्यों करवाया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम के सिद्धांत के आधार पर। तो ऐसा नहीं है कि शिक्षा कार्यक्रम का सिद्धांत है उसके आधार पर करवाया जाता है। शिक्षण के विधियों के सिद्धांत पर, इसके आधार भी नहीं करवाया जाता है। हाँ, एक ऑप्शन देखिए आपको सारा 80 विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर होता है। यानी अगर खेल जो आधारित है, बच्चों को जो हम खिला रहे हैं, इसका मतलब है कि उसका शारीरिक विकास हो सके, उसके अंदर वृद्धि हो सके, इसके लिए यह खेल विधि लागू किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। खेल विधि किस पर आधारित है, तो विकास एवं वृद्धि के क्योंकि बच्चा का भी विकास का भी समय होता है और वृद्धि का भी समय होता है। और ये बच्चा जब खेल रहा होता है तो इसके अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, वृद्धि भी होती है, शारीरिक वृद्धि और विकास भी इसके अंदर होता है। दर्शकों को देख करके उसके अंदर जो होता है निर्णय लेने की क्षमता, उसके अंदर जो होता है नम्रता की क्षमता, उसके अंदर होता है सहपाठियों की क्षमता, ये सब बनाए रखने की क्षमता उसमें विकसित होता है। तो उसमें विकास एवं वृद्धि के सिद्धांत पर आधारित है आपको खेल गतिविधि। ठीक है, अगला, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। माता पिता को, अगर कोई बच्चा कुछ चीज़ सीख रहा है तो उसमें माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये पूछ रहा है। और ये यूपी टेट का 3 बार का प्रश्न है और सीजी टेट का 1 बार और बंगाल टेट का 1 बार, हरियाणा टेट का 1 बार है। ठीक है,
तो क्या होना चाहिए भूमिका? नकारात्मक होना चाहिए, अग्रोन्मुखी होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, या कोई नहीं। ठीक है। तो देखिए, जब बच्चा सीख रहा होता है तो उसमें माता पिता की भूमिका, तो बहुत माता पिता की भूमिका नकारात्मक भी रहती है। बच्चा जो करना चाहता है उसको तुरंत माता पिता कहते हैं इसको नहीं करना है, ये नहीं करना है, तो उसके अंदर क्या हो गया? ये नकारात्मक हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए। ये बच्चों का माता पिता का ये गुण नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगला ऑप्शन है अग्रोन्मुखी। अग्रोन्मुखी, अग्रोन्मुखी मतलब आगे बढ़ चढ़ के बच्चों को हिस्सा लेना। ठीक है। बच्चा यदि कोई चीज़ सीख रहा है तो उसमें माता पिता कुछ ऐसे होते हैं जो अग्रोन्मुखी व्यवहार के होते हैं, यानी बच्चों से ज़्यादा आगे बढ़ करके उसको सिखाने का प्रयास करते हैं, उसमें भूमिका निभाते हैं। यानी अग्रोन्मुखी का मतलब हो गया कि बच्चा ने यदि कटर और पेंसिल से कुछ बना रहा है तो उसके अभिभावक जो होते हैं उसमें आने वाले अन्य सामानों को भी ला करके देते हैं और साथ में बैठ करके उसका क्लास भी लेते हैं और उसको पॉजिटिव करते हुए आगे आगे की सोच रखते हैं। तो इसमें माता पिता की भूमिका अग्रोन्मुखी होनी चाहिए, बढ़ चढ़ के बच्चों के साथ आगे बढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, उसको आगे आगे भी बताना चाहिए। तो अग्रोन्मुखी का गुण होना चाहिए एक माता पिता में। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, ये जो CDP का क्लास 6 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब तक आए हुए उसको हमने करवा दिया। इसके बाद लेकर के आएंगे CDP का क्लास 7। तो आप सभी यदि यदि अभी तक के हमारे क्लासेज में नहीं जुड़े हैं, यहाँ से नोट्स नहीं लिए, हैंड रिटेन नोट्स, तो आप यहाँ पर परीक्षा में जाने से पहले अवश्य ले लीजिएगा, क्योंकि हैंड रिटेन नोट्स आपको जो है बहुत ही यहाँ पर यूजफुल है। एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है। सारा कुछ आपको व्हाट्सएप से ऑनलाइन माध्यम से मिल जाएगा। धन्यवाद।